Okay, students, next stanza of the poem. Let's start. Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire. शायद इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में पड़ा हुआ है. नेग्लेक्टेड स्पॉट वो उस जगह को कह रहा है जहाँ पर ये जो फोर फादर्स रहे हैं इस विलेज के, उनकी कब्रें बनी हुई हैं. तो वो नेग्लेक्टेड स्पॉट हैं शहर के लोगों के, अमीर लोगों की नज़रों में, क्योंकि उनके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है. तो इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में शायद कोई लेटा हुआ है, लेड है. सम हार्ट, ऐसा दिल. हार्ट यहाँ पर्सन के लिए यूज़ हुआ है. सम हार्ट यानी कोई एक ऐसा आदमी. वंस प्रेग्नेंट विद सिलेस्टियल फायर, जो कभी दैवीय शक्ति से प्रेग्नेंट था यानी भरा हुआ था. यानी एक ऐसा आदमी जो बहुत प्रतिभाशाली होगा, हो सकता है वो यहाँ पे लेटा हुआ हो इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में. प्रेग्नेंट विद सिलेस्टियल फायर का मतलब है ऐसा आदमी जिसमें कोई दैवीय शक्ति रही हो, दैवीय टैलेंट रहा हो, प्रतिभा रही हो. फायर का यहाँ पे मतलब टैलेंट से है. ओके, ये इसकी सिंपल इंग्लिश आप देख सकते हो. अनकैम्प्ड पैच ऑफ ग्राउंड इज बरीड समवन हु वाज वंस पैशनेटली फिल्ड विद हेवनली फायर, जो हेवनली फायर से पैशनेटली फिल्ड था. हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड और वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और वो हाथ दबे हुए हैं जिन्होंने द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्पेड. अब यहाँ पर भी देखो इन्वर्जन है अक्षरों में, शब्दों में. एनेस्ट्रॉफी है, ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, आगे पीछे लिखे हुए अक्षर. आप देखो इसका सही क्रम क्या होगा. सही क्रम होगा इसका कि हैंड्स दैट माइट हैव स्वेड, वो हाथ जिन्होंने स्वे किया होगा. स्वे का मतलब होता है झुलाना, हाथ में लेकर के डंडे को झुलाना. तो वो कहते हैं स्वे करना. जैसे जादूगर होता है, उसके हाथ में छड़ी होती है और वो हिलाता है उसको, तो वो स्वे करता है उसको. तो ऐसे हाथ होंगे जिन्होंने स्वे किया होगा रोड ऑफ एम्पायर. रोड ऑफ एम्पायर का मतलब साम्राज्य की रोड यानी छड़, यानी जिनके हाथों में साम्राज्य चल सकता था, यानी वो कुशल शासक साबित हो सकते थे. ऐसे हाथ दबे हो सकते हैं इन कब्रों के नीचे. तो उनको मौका नहीं मिला, क्या पता, वरना वो भी कोई अच्छे शासक साबित हो सकते थे. रोड ऑफ एम्पायर का मतलब यहाँ पर है जो किसी एम्पायर को चला सकते थे. इसकी इंग्लिश देखिए आप. मे बी सम वन इज़ बरीड हेयर हु कुड हैव रूल्ड एन एम्पायर, जो किसी एम्पायर को रूल कर सकते थे. और एक और टैलेंट बताया गया है, वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और वो हाथ जगा सकते थे. वेक्ड का मतलब जगा सकते थे. एक्सटेसी में, एक्सटेसी होती है अति अति आनंद की अवस्था, बहुत ज़्यादा आनंद वाली अवस्था. द लिविंग लायर, तो कोई म्यूजिशियन हो सकता है. लायर होता है कि वीणा, वीणा जैसा वाद्य. तो कोई ऐसा म्यूजिशियन भी दबा हो सकता है जो लायर के माध्यम से एक एक्सटेसी जगा सकता था दिलों के अंदर. एक्सटेसी के अति आनंद की अनुभूति जो है वो पैदा कर सकता था. तो अभी उन्हीं का ही गुणगान कर रहा है ये कवि, बैठा हुआ है कब्रों के कब्रिस्तान के पास में, और ये सारी बातें कह रहा है कि इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में ऐसा आदमी हो सकता है जो बहुत ही टैलेंटेड रहा हो. ऐसा आदमी हो सकता है जो बहुत ही अच्छा निपुण शासक सिद्ध हो सकता अगर उसको मौका मिलता. और कोई ऐसा म्यूजिशियन भी पड़ा होगा, दबा होगा इन कब्रों के नीचे, जो शायद वीणा को इतनी अच्छी से बजाता कि लोगों में अति आनंद की अनुभूति उत्पन्न कर देता. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा. बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल. अब इस लाइन में भी आप देखोगे, इसको हम सही करके पढ़ेंगे. इसमें जो शब्दों का क्रम है उल्टा पुल्टा है. बट नॉलेज, यहाँ से हम ये पढ़ते हैं डिड नेवर अनरोल. नॉलेज ने कभी भी अनरोल नहीं किया. रोल करना का मतलब लपेट लेना, अनरोल का मतलब खोल देना. यानी नॉलेज ने कभी भी नहीं खोले क्या, हर एम्पल पेज, उसके पेज, नॉलेज के जो पेज हैं वो, नॉलेज ने अपने पेज नहीं खोले. रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, कौन से पेज, वो पेज जो रिच थे, जो भरे हुए थे, समृद्ध थे. विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, स्पॉइल्स ऑफ टाइम का मतलब हिस्ट्री से है. यहाँ पे टाइम के साथ साथ जो कुछ स्पॉइल हुआ वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहता है. तो नॉलेज को पर्सोनिफिकेशन किया है कि नॉलेज ने अपने पन्ने कभी नहीं खोले, वो पन्ने जिनमें हिस्ट्री दर्ज थी
तो वो पन्ने कभी भी उनकी आंखों के सामने नहीं खोले, टू देयर आइज, उन लोगों की। यानी कहना क्या चाहता है कि कवि ये कहना चाहता है कि ये जो गांव के लोग हैं इनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, नॉलेज ने अपने पन्ने जो हिस्ट्री से समृद्ध थे इनके सामने कभी खोले ही नहीं। ओके, इसकी सिंपल नहीं देखो, बट दे कुडंट रीड और गेट एन एजुकेशन, मीनिंग दैट दे वर नेवर एबल टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, कि वो हिस्ट्री के बारे में कभी जान नहीं पाए क्योंकि उन्हें पढ़ने का कभी मौका नहीं मिला। चिल पेनरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज, गरीबी ने, चिल पेनरी भयंकर गरीबी ने, चिल वैसे तो बहुत ठंडा होता है, पेनरी के साथ लगा हुआ है तो पेनरी का मतलब गरीबी, चिल पेनरी मतलब बिल्कुल ही पूरी तरीके की गरीबी ने रिप्रेस कर दिया, दबा दिया उनकी नोबल रेज को, उनके जो अच्छे अच्छे गुण थे उनको दबा दिया। कोल्ड पॉवर्टी हेल्ड बैक देयर इंस्पिरेशन, इनकी इंस्पिरेशन जो थी, उनकी जो प्रेरणा थी, उनके अच्छे अच्छे गुण थे, अच्छी भावनाएं थी, नोबल रेज का मतलब यहाँ पे ये है, तो उसको दबा दिया। एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और फ्रोज कर दिया, जमा के रख दिया जेनियल करंट जो उनकी सोल का था, उनकी आत्मा का था, जो क्रिएटिव पार्ट था। जेनियल करंट यानी प्रवाह, जेनियल यानी मिलनसारता की भावना, और दिमाग का जो खुलापन है वो सारी चीज़ें उस गरीबी ने सब उसको दबा दी। एंड फ्रोज द क्रिएटिव पार्ट्स ऑफ देयर माइंड्स, उनके माइंड का जो क्रिएटिव पार्ट था उनको फ्रोज कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। ये बहुत अच्छी लाइन्स हैं, फेमस लाइन्स हैं। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सीरेन, द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन बेयर। तो यहाँ पे भी फिर से हमें शब्दों को सही करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसमें जो दूसरी लाइन है वो हम पहले पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन, ओशन के जो अनफैथम्ड या जिनको मापा नहीं गया अभी तक, फैदम का मतलब मापना, अनफैथम्ड का मतलब जो अभी मापे नहीं गए हैं, डार्क यानी अंधेरे, केव्स यानी गुफाएं, ओशन की वो गहरी गहरी गुफाएं, समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर जो गहरी गहरी गुफाएं हैं, गर्त हैं, जिनको अभी तक मापा भी नहीं गया है, वो बेयर करते हैं, वो रखते हैं अपने अंदर। क्या रखते हैं? फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रेसिरेन, जेम रखते हैं तरह तरह के, यानी महासागरों की अनंत गहराइयों तक, जहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जेम होते हैं, रत्न होते हैं जो बहुत अच्छे से चमकते हैं। प्योरेस्ट रे सिरेन का मतलब है बहुत अच्छी चमक के साथ वो जेम होते हैं, लेकिन वो इतनी गहराई में पड़े कि उनको कोई देख ही नहीं सकता है। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो बिना देखे ही ब्लश कर जाते हैं, पैदा होकर के मर जाते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, फूल हैं जो खिलते हैं लेकिन उनकी कोई देखने वाला नहीं होता, उनकी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होता। हम कहते हैं ना जंगल के फूल जैसे, तो जंगल के फूल जंगल में ही रह के मुरझा जाते हैं, खिल जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। ये वही बात है। फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और उनकी जो स्वीटनेस है उन फूलों की, वो डेजर्ट एयर के अंदर वेस्ट हो जाती है, कोई यूज़ नहीं हो पाता उनका। डेजर्ट एयर यानी रेगिस्तान में या जंगल में जो भी पौधे खिलते हैं उनकी कोई तारीफ़ नहीं करता, ना उनका कोई यूज़ हो पाता है, वो खिल के मुरझा जाते हैं। तो इसी तरह की जो लाइफ है वो इन गांव के लोगों की रही होगी। Many gems that give off the most beautiful light are buried in dark, unexplored caves in the ocean. Many flowers bloom unseen by anyone, wasting their beauty and secret on a deserted place. तो सिंपल इंग्लिश यही है जो मैंने आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Some village Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his field withstood. अब यहाँ पे वो बोलता है सम विलेज हैम्पटन, यहाँ पर कोई विलेज का हैम्पटन भी रहा होगा। अब हैम्पटन जो है वो इंग्लैंड में एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कौन है ये हैम्पटन? जॉन हैम्पटन। ये देखिए, वो वोट फॉर द पीपल्स राइट्स अगेंस्ट एन ऑथोरिटेरियन किंग। तो ये हैम्पटन जो था इंग्लैंड में एक ऐसा व्यक्ति था जो एक निरंकुश राजा के खिलाफ अब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा था। कोई फेमस पर्सनैलिटी थी वहाँ की। तो इंडिया में जैसे भगत सिंह हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी ये फेमस लोग हुए हैं जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो हैम्पटन भी वहाँ का एक फेमस पर्सनैलिटी है। तो उसका उदाहरण दिया है कि यहाँ पे इस गांव में भी कोई गांव का हैम्पटन रहा होगा जो अपने डोंटलेस ब्रेस्ट के साथ, डोंटलेस का मतलब होता है साहसी, छाती, ब्रेस्ट मतलब छाती, यानी अपने साहसिक कारनामों के साथ
द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विदस्टूड, जिसने अपने गांव के छोटे से टायरेंट के खिलाफ विदस्टूड किया होगा, यानी उसके सामने खड़ा हुआ होगा वो। यानी इस गांव में हैम्पडन जैसा कोई आदमी, ग्रेट पर्सनैलिटी भी हुई होगी, जिसने अपने गांव के जमींदार के प्रति कोई साहस दिखाया होगा। वो उसकी तुलना उसी से की जा सकती है, हैम्पटन की शौर्य से। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट, और यहाँ पे हो सकता है कि मिल्टन जैसे लोग भी पैदा हुए हों। मिल्टन तो आपको पता ही होगा, द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, तो महान कवियों में से एक है वो। तो वो कहता है कि इस गांव में भी हो सकता है कोई मिल्टन पैदा हुआ हो, लेकिन वो म्यूट रह गया हो, जिसको मौका ही ना मिला हो ना टैलेंट दिखाने का। इन ग्लोरियस रह गया, जिसको प्रशंसा नहीं मिली, तारीफें नहीं मिली, वो यहाँ पे रेस्ट कर रहा होगा इन कब्रों के अंदर। सम क्रोमवेल गिल्ट लेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, कोई क्रोमवेल होगा यहाँ पे। क्रोमवेल भी इंग्लैंड का एक राजा रहा था, जिसने अपने खिलाफ जो विद्रोह हुए थे उनको बड़ी ही क्रूरता के साथ दमन कर दिया था। गिल्ट लेस ऑफ हिज, तभी उसको बोला है कि वो क्रोमवेल जो था वो गिल्ट लेस था, उसके अंदर कोई शर्म नहीं थी कि उसने अपनी कंट्री का ब्लड बहाया है। तो क्रोमवेल को थोड़ा नेगेटिव लाइट में लिया है। हो सकता है कि अच्छे लोग भी, हो सकता है बुरे लोग भी यहाँ रहे हों। ओके, ये ओलिवर क्रोमवेल का देखो लास्ट में है, बट बिकॉज ही वॉज पुअर एंड पावरलेस ही नेवर हैड द चांस टू रूथलेसली किल ऑल द इंग्लिश पीपल दैट क्रोमवेल डिड। तो क्रोमवेल ने बहुत सारे इंग्लिश लोगों को मरवा दिया था। इस गांव में भी ऐसा कोई रहा होगा क्रोमवेल जैसा, परंतु क्योंकि वो गरीब था तो वो ऐसा नहीं कर पाया क्रोमवेल जैसा काम। ओके, नेक्स्ट पैरा। द applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise। अब इस पैराग्राफ में भी वो सारी चीज़ें हैं जो उनसे वंचित रह गई, उन गांव के छोटे छोटे जो लोग थे उनसे वंचित रह गई। क्या चीज़ें? द अप्लोज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, सीनेट जो वहाँ की संसद है उसका अप्लोज, उसकी प्रशंसा, वो पात्र हो सकते थे। सीनेट उनकी प्रशंसा करती, वो कुछ ऐसे काम कर सकते थे। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज, और जो एक महान आदमी को, बड़े बड़े इंसानों को जो धमकियाँ मिलती हैं पेन की और बर्बाद होने की, उनको वो डिस्पाइज करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, डिस्पाइज करते हैं, यानी उनकी परवाह नहीं करते हैं, वो उनको नापसंद कर देते हैं। तो ऐसा ये लोग भी कर सकते थे, पर उनको मौका नहीं मिला। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, और वो लोग, गांव के जो लोग थे, वो स्माइलिंग लैंड को स्कैटर कर सकते थे बहुत सारी चीज़ें, यानी लोगों में खुशियाँ बांट सकते थे वो भी, पर उनको मौका नहीं मिला। एंड रीड देयर हिस्ट्री नेशंस आई, और उनकी भी हिस्ट्री बन जाती, वो भी जनता के हीरो बन जाते, लोग उनके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ते। रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आइज, यहाँ पे नेशन का पर्सोनिफिकेशन हुआ है कि नेशन की आंखों में उनकी हिस्ट्री पढ़ी जाती फिर, यानी उनके भी जो काम है उनका गुणगान होता। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो बताई गई हैं ये वो कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए। सिंपल इंग्लिश देखें, द एबिलिटी टू हैव द सीनेट अपलोड यू, कि सीनेट आपको अपलोड करे, वो एबिलिटी। द एबिलिटी टू स्कॉफ एट द डेंजर्स ऑफ सफरिंग एंड डिफीट, और एक वो एबिलिटी जिसमें आप डेंजर्स और सफरिंग को डिफीट करने की सोचते हो, डिफीट करने का स्कॉफ करते हो। द चांस टू स्प्रेड वेल्थ थ्रू आउट ए हैप्पी कंट्री, और आप देश में बहुत ज़्यादा धन दौलत जो है वो बांटना चाहते हो, ये मौका। ये जो तीसरी लाइन थी हमारी, ये टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड। टू स्कैटर प्लेंटी ऑफ ओवर ए स्माइलिंग लैंड का मतलब ये एक देश हो गया जो खुशहाल है, उसको वेल्थ बांटना। स्कैटर प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ देना, यहाँ पे वेल्थ का आया है, मतलब कि वेल्थ बांटना उसको। और दैट वंस बायोग्राफी इज रिफ्लेक्टेड इन एंटायर नेशन, और ऐसे ऐसे काम करके आप हीरो बन जाते हो, और आपकी जो बायोग्राफी है, आपकी जो जीवनी है, वो पूरे नेशन को रिफ्लेक्ट करती है, यानी आप एक उस नेशन के एक प्रतीक बन जाते हो। तो वो सारी चीज़ें ये लोग नहीं कर पाए। नेक्स्ट, देयर लॉट फॉरबेड नॉट नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, तो उनका जो लॉट था, उनका जो भाग्य था, उसने फॉरबेड कर दिया, उसने उनको मौका नहीं दिया। फॉरबेड करना में से मना करना होता है। नॉर सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब सीमित कर देना। अलोन देयर ग्रोइंग वर्च्यू, उनके गुणों को, यानी उनका जो भाग्य था उसने ना केवल उनके गुणों को उनसे वंचित रखा,
उनके गुणों को सीमित कर दिया, यानी अच्छी अच्छी चीज़ों से तो उनको वंचित रखा ही रखा, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, परंतु इसके साथ साथ उनके क्राइम्स को भी कन्फाइन किया। यानी हो सकता है कि ये लोग अगर मौका मिलता तो बुरे भी बन सकते थे, उतने ही बुरे बन सकते थे जितने कि अच्छे बन सकते थे। तो उनके भाग्य ने ना केवल उनके वर्च्यूज़ को फॉरबेड किया, सरकमस्क्राइब किया, बल्कि उनके क्राइम्स को भी कन्फाइन किया, उनके अपराधों में भी कमी की। फॉरबेड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन, उनको हो सकता है रोका हो, फॉरबेड किया हो कि वो सिंहासन प्राप्त करने के लिए कोई स्लॉटर ना करें, कि सिंहासन पर हासिल होने के लिए, सिंहासन को अच्छे से प्राप्त करने के लिए कहीं वो मार काट का सहारा ना लें। तो ये गांवों में ही रह गए बेचारे, इन्होंने कभी इतनी लंबी लंबी बातें सोची नहीं थी, ये अपराध भी तो कर सकते थे। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और मर्सी के जो गेट्स हैं, कृपा के जो गेट्स हैं, वो मैनकाइंड के लिए हमेशा के लिए बंद भी कर सकते थे। It prevented them from killing countless people in order to gain power, and in this process of giving up on any sense of human rights. ओके ओके स्टूडेंट्स, बहुत है आज के लिए, 16 मिनट हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, गुड बाय।